भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन में हम सब लोग देख रहे थे, मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक में जो वर्णन किया गया है उसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित करके देखा था। एक आर्टिकल था 12 और 13, फिर 14 से लेकर के 32 तक, और 33, 34, 35 3 पार्टों में अलग करके देखा गया था, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में और मौलिक अधिकारों को समझने में आसानी हो सके। इन बिंदुओं को ध्यान रख करके आपको पार्ट वाइज बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या बात कही जाए। तो कहते हैं कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। अब उन बुलंदियों पर बने रहने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के विषय में अगर बेहतर ज्ञान हो तो संभवतः उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण बहुत ही कम होगा, या उनका राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक शोषण जो हो रहा है हिंदुस्तान में वो होना बंद हो जाएगा। उसी के संबंध में हम लोग शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक के संबंध में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कितने हैं और किस तरीके से। तो हम लोगों ने अध्ययन किया था भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, और 12 से 35 में जो देखा गया था मूल अधिकारों की चर्चा है। मूल अधिकारों की जो चर्चा की गई है, इस मूल अधिकारों की चर्चा पर देखें तो 6 मौलिक अधिकारों की जो बात की गई थी वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक में वर्णित किए गए। अनुच्छेद 14 से 32 तक में। और ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन से थे, तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, नंबर 1 है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और इस पर हमने बताया था कि ये 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। कितने अनुच्छेदों में? 5 अनुच्छेदों में। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन किया गया था। और कितने? 4 अनुच्छेदों में, 19, 20, 21 और 22। तीसरा देखेंगे तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कैसा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ना कि शोषण का अधिकार। यह ध्यान रखना है यहां पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। 23 और 24 में दिया गया है। और इसको देखें तो 2 आर्टिकल में ये वर्णित है। फिर तीसरा अगर अधिकार के बाद चौथा देखें तो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर अगर चर्चा करें तो इसका वर्णन कहां से किया गया? 25 से लेकर के 28 के मध्य किया गया। और इस पर देखेंगे तो ये भी कितने? 4 आर्टिकल आ जाते, 25, 26, 27 और 28। फिर उसके बाद 5वां देखते हैं तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। खासकर इसके संबंध में कहा जाता है कि ये अधिकार जो वर्णित किए गए हैं वो खासकर अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख करके किया गया है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों को अधिकार है उसी तरीके से अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिल सके। अगर 6वें अधिकार के रूप में देखें तो 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में हमने आपको बता रखा था कि क्या किया गया, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 एक आर्टिकल में केवल है। और इसके संबंध में कहा गया था कि यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना होता तो हिंदुस्तान के लोगों को मौलिक अधिकार मिल ना पाते। वो केवल और केवल एक तरीके से बेहतरी के लिए लिखे गए कुछ सेंटेंस हो जाते, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है तो उनको लागू कराने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत है कि उनको प्रवर्तित कराने या लागू कराने के संबंध में प्रावधान करें। और इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो हैं वो न्याय योग्य है या वाद योग्य है या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू कराए जाने वाले। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर चर्चा हो चुकी थी। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक अधिकार और आपके पास था भारत के मूल संविधान में, वो था संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार का जो जिक्र किया गया था, वर्णन किया गया था, वो अनुच्छेद 19 एक 4 और अनुच्छेद 31 में वर्णित किया गया था। और इस मौलिक अधिकार को क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार का वर्णन अब क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा,
पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, जनता सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में उसको जल्दबाजी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद पहले अधिकार समानता के अधिकार पर। अब समानता के अधिकार पर सर्वप्रथम चर्चा करते हैं 2 आधारों पर। राइट टू इक्वलिटी की जो बात होती है, समानता के अधिकार की जो बात है, वो अनुच्छेद 14 से 32 तक में वर्णित की गई। अब ये 14 से जो 32 तक में वर्णित की गई है उसका क्रमवार विवरण देखें। समानता के अधिकार का पहला अधिकार आपका पूछा जाए कि मौलिक अधिकार पहला कौन सा है, कौन सा अधिकार पहला अधिकार प्राप्त है, तो क्या बताएंगे? पहला अधिकार है नंबर 1 समानता का अधिकार। कैसा अधिकार? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार का उल्लेख 14 से 18, कहां तक? 14 से 18 तक। अब इस 14 से 18 तक, अब यहां पर आपको एक और प्रश्न बताए थे कि जो पूछा जाता कितने अनुच्छेदों में, तो आपको आंसर देना है 5 अनुच्छेदों में। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा है कि समानता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया, और यूपीपीसीएस ने भी पूछा, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है और मानवीय दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना है कि कितने अनुच्छेदों में समानता के संबंध में प्रावधान, कौन सा अनुच्छेद? तो 14, 15, 16, 17, 18 ये किस संबंध में बात करते हैं कि लोगों को समानता का अधिकार किस तरीके से प्रदान किया जाए। अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 की बात शुरू करते हैं। पहला जो है अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, आर्टिकल 14 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 14 में कहा जाता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ेंगे? तो यहां पर जो अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है विधि के समक्ष समता। अब इस पर देखेंगे तो यहां पर आपको 2 वर्गों में इसको बांट करके ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। एक तो कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता की जो बात की गई है ये एक पार्ट में, और ये विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। अब ब्रिटेन के संविधान से ये शब्द जो ग्रहण किए गए हैं ये ब्रिटेन के संविधान से कहां से है? तो ब्रिटेन में एक प्रोफेसर है, कानूनविद है, प्रोफेसर एवी डायसी जी, एवी डायसी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। एवी डायसी जी ने क्या कहा? विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। कानून के समक्ष क्या है? सभी समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। विधि के कानून के समक्ष सभी क्या है? एक तरीके से, ना कोई जातिगत भेद है ना वार्गिक भेद है, किसी तरीके के भेद की बात नहीं की गई। कानून क्या बनेगा? कानून सबके लिए एक समान बनेगा। लेकिन दूसरी यहां पर बात, जो दूसरे बिंदु पर, ये दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। एक तो आप ये ध्यान रख सकते हैं दूसरे बिंदु पर विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये आपको सेंटेंस ध्यान रखना है। विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से शब्द लिए गए? ये विधियों के समान संरक्षण की जो बात की जाती है, अमेरिकी संविधान को आप पढ़ें तो अमेरिकी संविधान में, यूएस का जो संविधान है उस संविधान का एक 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन 14वां। अमेरिकी संविधान का 14वां संविधान संशोधन देखेंगे तो उसमें एक शब्द संरक्षित किए गए हैं और उन शब्दों का नाम क्या है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब ये देखेंगे 2 शब्द यहां पर कैसे कैसे, एक कौन सा शब्द आ गया? एक शब्द आ गया विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए समान बनेंगे लेकिन विधियों का समान संरक्षण। अब यहां पर आप एक सेंटेंस में आपसे बोलना और कहना चाहूंगा कि यहां पर हम कह सकते हैं, ये सेंटेंस क्या बताते हैं? ये सेंटेंस बताते हैं कि जिन पर कानून लागू किया जाएगा उन कानून लागू करने वालों पर समान परिस्थितियां हो, समान परिस्थितियां हो। अगर परिस्थितियां भिन्न हैं तो एक ही कानून सब पर लागू करना उचित नहीं होगा। और इसको इन सेंटेंसों से समझ सकते हैं, इन शब्दों के रूप में इनकी व्याख्या कर सकते हैं कि समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता। अगर सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा तो उचित नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती। और आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन देखे होंगे, मुकदमा चोरी का ही होता है, लेकिन अगर चोरी करने वालों की 3 कंडीशन हो। क्या है? कोई इसलिए चोरी कर रहा कि वो भूखा है, कोई इसलिए चोरी कर रहा है कि उसके बच्चे की फीस भरनी है, लेकिन कोई इसलिए चोरी कर रहा है कि उसको नशाखोरी का काम करना है। तो
न्याय सबके लिए, चोरी का अपराध वैसा ही है, चोरी के लिए सबको सजा वही मिलेगी, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कोर्ट तीनों व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से क्या करेगा, दंड देगा। और सबसे कम दंड जिसको मिलेगा, जो भूख, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए चोरी किया है, और उससे ज्यादा सजा किसको होगी, उससे ज्यादा अगर सजा होगी तो उसको जिसने अपने बच्चे की फीस भरने के लिए चोरी किया। लेकिन सबसे ज्यादा सजा उसको होगी जिसने नशाखोरी के लिए, गलत कार्य के लिए चोरी किया। तो कंडीशन वही है, परिस्थितियां विपरीत हुई तो कानून अलग तरीके से, अपराध का दोष अलग तरीके से सिद्ध होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो अमेरिकी संविधान से, यूएस के संविधान से लिया गया है विधियों का समान संरक्षण, वो समान परिस्थितियों की बात करता है। और मेरा एक ही सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता, अनुच्छेद 14 कहता है। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है अनुच्छेद 14 पर? तो ये दो बातें तो हो गई, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां पर कि अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। किसकी बात करता है, रूल ऑफ लॉ। क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, तो रूल ऑफ लॉ का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 14 में। और दूसरी एक बात और ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 14 क्या करता है, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय, या इसको कह सकते हैं नैसर्गिक न्याय को और कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय। किसकी बात करता है, प्राकृतिक न्याय। और या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल जस्टिस की बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 14 में ही वर्णित किया गया है नैसर्गिक न्याय का, प्राकृतिक न्याय का या रूल ऑफ लॉ का, इनका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 14 के तहत इसका वर्णन किया गया। तो ये अनुच्छेद 14 आपका कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा अगर कभी चर्चा करनी होगी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद संविधान पर और एक सीरीज चलाऊंगा, जिस पर आपको तत्कालिक मुद्दों, विभिन्न केसों और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और विदेशों में इसका क्या प्रावधान है, विदेशों के संबंध में क्या है, ब्रिटेन में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और यूएसए में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए मैं अलग से क्या कहते हैं एक सीरीज चलाऊंगा या एक अलग से आपको एपिसोड मिल जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो ये हो गई 14 की बात। अनुच्छेद 15 पे क्या है, अनुच्छेद 15 में इस तरीके से ध्यान रखना है, ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 15। आपने देखा होगा एक फिल्म भी बनी थी, आपके यहां एक फिल्म भी बनी थी, बहुत चर्चा में आई थी, अंशुमान खुराना की, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 पर देखेंगे, आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, 15 क्या करता है, कहता है कि 5 आधारों, ये आपको आधार देता है, क्या देता है, एक जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म, निवास स्थान। यह क्या है, या निवास स्थान या आप यहां कह सकते हैं कि जन्म स्थान, जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म और एक कह सकते हैं लिंग। ये 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी का जन्म कहां पर हुआ है, जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा हिंदुस्तान में नहीं है, कब, 26 जनवरी 1950 के बाद। दूसरा क्या है, मूल वंश के आधार पर, किसी का वंश कैसा हो, वंश के आधार पर कुछ लोग श्रेष्ठता बताएंगे, कुछ लोग कुलीन बताते हैं, कुछ कुलहीन बताते हैं। कोई मूल वंश के आधार पर ना ही कुलहीन है और ना ही कुलीन है, यह हिंदुस्तान की नहीं परिपाटी। जाति के आधार पर, हिंदुस्तान में जाति के आधार पर क्या है कि जाति के आधार पर जो विभेद होता था, उस विभेद को समाप्त करने का प्रावधान, विभेद का निषेध, ऐसे ध्यान रखना है आपको, विभेद का निषेध, क्या ध्यान रखना है, विभेद का निषेध। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर किसी को ऊंच और नीच नहीं बताया जाएगा, और लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब जेंडर की बात हो रही, किसी को महिला और पुरुष होने के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान में लैंगिक विभेद होता तो आपने देखा होगा अमेरिका में आज तक कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी गणराज्य दूसरी बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। पहली बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को चुना गया और दूसरी बार अभी आपने कुछ समय पहले देखा है द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति या भारतीय गणतंत्र का या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। और राष्ट्रपति निर्वाचित इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान में लैंगिक विभेद का निषेध किया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, यह आर्टिकल 15(1) में कह सकते हैं, तो आर्टिकल 15(2) में क्या प्रावधान, आर्टिकल 15(2) में क्या प्रावधान, आर्टिकल 15(2) क्या कहता है
कि जो उपर्युक्त आधार हैं, ये उपर्युक्त जो आधार दिए गए इनके साथ, तो दो में आपको ध्यान रखना है, एक का और एक खा। और ये क्या कहता है, का पर क्या कहता है कि उपर्युक्त 5 या 5 में से किसी आधार पर आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्तरां में जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, किसी मनोरंजन स्थल पर जाते हैं। अब देखा होगा कुछ लोग लुलू माल घूम रहे, तो होटल में जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, मनोरंजन स्थल पर जाते हैं, या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं जो सार्वजनिक कार्य के लिए बनाया गया सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो हिंदुस्तान में आपके साथ इन 5 आधारों पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है। 15 2 का कहता है, क्या कहता है, अनुच्छेद 15 2 का। और 2 खा पर क्या ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है पूर्णता या भागता, पूर्णता या भागता। यह क्या है, पूर्णता और भागता, इसको आप कह सकते हैं पूर्णता या अंशता। भारत सरकार देखा होगा कहीं कहीं पर पूर्ण रूप से पैसा खर्च करती है और कहीं कहीं पर अंशतः पैसा खर्च करके क्या करती है, ये बनाती है, कुआं बनाती है, बावली बनाती है, कुआं, सड़क बनाती है, स्नाना घाट बनाती है, स्नाना घाट बनाती है। तो ये सड़क, कुआं, स्नाना घाट या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल, अन्य कोई सार्वजनिक समागम स्थल या किसी तरीके का कोई स्थल बनाया जाता है, तो हिंदुस्तान में यही बात फिर आ जाती कि 5 में से किसी एक आधार पर, 5 या इनमें से किसी एक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल क्या है, 15(1), 15(2), लेकिन आर्टिकल 15(3) से अपवाद शुरू हो जाता है। 15(3), 15(4), 15(5) में आप देखेंगे तो यहां पर आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, किसके, अनुच्छेद 15 के। कैसे अपवाद देखने को मिलेंगे, देखिए, एक तरफ कहता है किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे, और आर्टिकल 15(3) को देखिए तो वो क्या कहता है, कहता है राज्य को, राज्य का तात्पर्य यहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन से, या उस राज्य के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 के तहत समाहित है, उस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत प्रावधान है कि 15, आर्टिकल 15(3) के तहत, आर्टिकल 15(3) के तहत क्या किया जाएगा, आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से, कैसे, विशेष उपबंध करने से, विशेष उपबंध का तात्पर्य क्या है कि इनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान किए जाए कि केवल महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा महिलाओं के लिए क्या है, महिला आयोग बनाया गया, महिला आयोग बनाया गया, महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया। अब महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब बनाया, 2005 बनाया गया। अब ये 15(3) को देखते हुए कारण क्या होता है, महिलाओं के साथ बाहर भी घर पर भी आपने देखा होगा तो महिलाओं के संरक्षण के लिए महिला आयोग बना दिया गया, और महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम क्या किया गया, 2005 बनाया गया और इसे लागू किया गया। बच्चों के लिए विशेष उपबंध आपने देखा होगा, एक पॉक्सो एक्ट बना हुआ, तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किसके तहत, अनुच्छेद 15 के तहत सरकार कर सकती है, 15(3) के तहत। अब क्या है, अब फिर आप चले जाएंगे 15(4) पर। अब देखिएगा, एक तो अपवाद ये है, एक तरफ कहता विभेद नहीं करेंगे, और यहां पर आपने देखा है जस्ट इसके बाद कि विभेद किया गया है जेंडर के आधार पर, है ना, बच्चों के आधार पर। अब देखिएगा अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है, 15(4) कहता है कि सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अब कौन हो सकते हैं इसमें, एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, और क्या है, अन्य भी आ जाएंगे, ओबीसी भी आ जाएंगे। जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनके लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती, उनके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती, कानून बना करके उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए। कहां पर, शिक्षण संस्थाओं में, किसमें, शिक्षण संस्थाओं में।
अब यहां पर ध्यान रखेंगे, अब ये शिक्षण संस्थाओं तो कह दिया, अब ये शिक्षण संस्था कैसे होंगे, तो फिर सरकार को डिफाइन करना पड़ा। अनुच्छेद 15(5) में फिर यही बात है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, प्राइवेट का मतलब निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में भी उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो निजी शिक्षण संस्थानों के कारण क्या हो सकता है, एक तरीके से समाज में असमानता स्थापित हो सकती है। तो इसलिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी प्रावधान किया गया। अब आप देखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103वां 2009 में किया, वो 2019 में सरकार ने किया। क्या किया, यहां पर 15(6) जोड़ दिया, और 15(6) जोड़ करके क्या कहा अनारक्षित वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के, अनारक्षित वर्ग में कौन आता है, आप इसको सुनते होंगे तो ईडब्ल्यूएस सुनते हैं, और ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या सुनते हैं। अब क्या है, ये दो आधार, और इस पर संसद से सड़क तक बहुत सारी बहस हुई, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से नहीं, यहां कहा गया आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो क्या है कि यहां पर अनारक्षित वर्ग के, आप इसको कह सकते हैं जिनको आरक्षण नहीं है किसी तरीके का, अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। कहां पर, ऊपर आप दोनों पढ़े, शिक्षण संस्थाओं में या फिर निजी शिक्षण संस्थाओं में, दोनों में प्रावधान किया गया है किस पे, 10% आरक्षण देने का, शिक्षण संस्थाओं में 15(4). ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया, 2003 में, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 103वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आर्टिकल 15 पूरा होता है, 15 से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, और अगर कहीं कोई आया है क्वेश्चन या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके प्रश्न लिख सकते हैं, उनका सलूशन आपको दे दिया जाएगा या अगली क्लासों में मैं बता दूंगा। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 15 की। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 पर, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। किसकी, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता। अब लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है किसमें, 16(1) में। लोक नियोजन का मतलब क्या है, यहां पर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो लोक नियोजन का मतलब, यहां पर नियोजन की जो मीनिंग होती है वो आयोजन भी कह सकते हैं या प्लानिंग कह सकते हैं, और सरकार जो प्लानिंग करेगी, सरकार जो वैकेंसी निकालेगी, उसमें क्या है, सबको समान रूप से अवसर देगी। यह प्रावधान किसमें किया गया है, यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। कहा गया है कि नौकरियों में या पदों में जो नियुक्ति की जाएगी सरकार द्वारा, उस पे सबको क्या होगा, अवसर की समता होगी। और आपने पीछे पढ़ा था प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, जिसका जिक्र आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल में भी किया गया था। आते हैं फिर से 16(2) की बात करते हैं। 16(2) क्या कहता है, 16(2) कहता है, यहां पर क्या प्रावधान करता है, 16(2) कहता है कि किसी को जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर क्या किया जाएगा। अब क्या है, सरकारी पदों में नियुक्ति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, किसी के साथ नियुक्ति में, सरकारी नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो आपको अनुच्छेद 16(4) मिल जाएगा, और यहीं से शुरू हो जाता है अनुच्छेद 16 का अपवाद। अब क्या है, एक तरफ यह कह रहा अपवाद, कैसे अपवाद, केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 16 का अपवाद क्या है, तो आपको बताना है 16 का अपवाद 16(4) है। अब 16 का अपवाद 16(4) कैसे क्या है, तो अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है कि सरकार अगर चाहे, राज्य अगर चाहे, राज्य वहां दिया गया है, राज्य का मतलब केवल स्टेट से नहीं, आपके राज्य की बात है, इसका मतलब केंद्रीय विधानमंडल से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, स्थानीय निकायों से, किसी भी से, जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई। राज्य सरकार क्या करेगी, किसी के साथ यहां पर क्या कर सकती है, यहां पर यह प्रावधान कर सकती है कि शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों, SC ST
इनके लिए क्या है, सीटों का आरक्षण, पदों का आरक्षण। और पदों के आरक्षण की जो बात आप समझते हैं, इसको ऐसे समझेंगे तो आपको आसान रहेगा और लिखना भी आपका वाजिब रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिन समुदायों का, जिन वर्गों का, जिन जातियों का, जिन क्षेत्रों में किसी सरकारी पद पर, किसी पोस्ट पर उनका रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको आप पढ़ेंगे आरक्षण को, तो आरक्षण या आरक्षित सीट का मतलब होता है कि जिनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त, या कह सकते हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व किसी वैकेंसी में, किसी सीट में इक्वल नहीं है, किसके, उनकी जनसंख्या के अनुकूल, उनकी जनसंख्या के अनुकूल अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो सरकार चाहे तो उनके प्रतिनिधित्व के लिए विशेष वैकेंसियां निकाल सकती, विशेष रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 15(4) के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे तो यहां पर 15(6) की बात आपको पढ़नी, 16(4) की बात पढ़ ली है, और 16(6) में वही प्रावधान किया गया है जो 15(6) में प्रावधान किया गया है। क्या की प्रावधान किया गया है? 15(5) के आधार पर किया गया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कौन, अनारक्षित वर्ग के लोग, कौन, अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को 10% सीटें रिजर्व की जाएंगी। 15(5) में आपने पढ़ा है शिक्षण संस्थाओं में, और 16(5) में पढ़े, 16(6) में पढ़ेंगे। 16(6) में यही आपको प्रावधान पढ़ना है। क्या प्रावधान करना है, यहां से आप देख लेंगे, सोलह छह में क्या प्रावधान है, 16(6), ये आपको ध्यान रखना है। 16(6) में यही प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? अनारक्षित वर्ग को, अनारक्षित वर्ग को, जिसकी कैटेगरी आरक्षित नहीं है, अनारक्षित वर्ग के नागरिकों को क्या किया जाएगा, अनारक्षित वर्ग के नागरिकों को क्या किया जाएगा, आर्थिक आधार पर। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। अभी तक कौन सा पढ़ते थे, सामाजिक और शैक्षिक आधार, और यहां पर कौन सा आधार है, आर्थिक आधार पर 10% सीटें रिजर्व की जाएंगी। अब किसमें है, सरकारी नौकरियों, किसमें, सरकारी पदों पर। वहां पर क्या था, शिक्षण संस्थाओं में। EWS आप जो पढ़ते हो, EWS के लिए क्या है, 10% सर्वे, 10% सीटें आरक्षित की गई, ये 16(4). इसका भी प्रावधान कब किया गया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और कब, 2019 में। यही बात आपको ध्यान रखनी है। 15(6) और 16(6) आर्टिकल 2 जोड़े गए कब, 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा, और ये प्रावधान किए गए। ये अनुच्छेद 15 और 16 आपको ढंग से याद रखना है। कभी कभी मेंस में एक आर्टिकल से ही पूरा लिखा लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इन आर्टिकलों पर जितनी हम लोग बात कर रहे हैं, पीटी भी हो सकता है, मेंस पर भी आपको बेहतर राय या बेहतर सुझाव या आधार आपको प्राप्त हो सकता है वहां पर। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। इसका एक आर्टिकल और क्या है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 का देखेंगे, 17। अब ये क्या कहता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। और इसको आप सरल शब्दों में कैसे जान लीजिए, इसको कह सकते हैं छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। और अंत किस, सभी प्रतिरूपों पे। किसी प्रकार का यह प्रावधान नहीं हो सकता, किस तरीके से, किसी प्रकार से भी इसको लागू नहीं किया जा सकता। किसको, छुआछूत, अस्पृश्यता का किसी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया जाता है। अब आचरण तो निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन अगर कोई करेगा तो इसके लिए क्या प्रावधान। तो अनुच्छेद 17 के संबंध में एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, यहां पर ध्यान रखना है कि यदि कोई किसी तरीके का इसका आचरण करता है अनुच्छेद 17 के तहत, गलत आचरण, तो उसके लिए संसद को क्या किया गया है, आर्टिकल 35 के तहत, आर्टिकल 35 के तहत क्या किया गया है, कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। अब कानून बनाने का अधिकार है तो कैसे अधिकार का प्रयोग किया, तो क्या किया, अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने, किसके, 17 के लिए 35 के तहत। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको इस माइन्यूट अंतर की जानकारी नहीं, और एग्जाम चाहता है कि जो कुछ भी आप जाने स्पष्टता के साथ जाने, तो लोग सोचते हैं अनुच्छेद 17 पर ही बनेगा। 17 नहीं, 17 के लिए अनुच्छेद 35 के तहत 1955 में, कब, 1955 में अस्पृश्यता
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। अधिनियम बनाया गया कब? 1955 में। और किसके? अनुच्छेद 17 के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। और फिर क्या किया गया? 1955 के अधिनियम को 1976 में संशोधित कर दिया गया और इसका नाम बदल करके रख दिया गया सिविल अपराध निवारण अधिनियम। क्या नाम रख दिया गया? सिविल अपराध निवारण अधिनियम 1955। इसका भी नाम क्या रहेगा? इसका भी नाम वही रहेगा 1955। केवल और केवल क्या किया गया? अस्पृश्यता के आधार पर उसका नाम चेंज किया गया। सिविल अपराध निवारण अधिनियम कब बनाया गया? उसका नाम बदल दिया गया 1976 में। और कानून कब का है? 1955 का है। तो अनुच्छेद 17 पर ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी तरीके से छुआछूत का कोई भी प्रारूप लागू नहीं किया जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा। और आज की डेट में अगर इसको देखें तो और दो सेंटेंसों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया अधिकार यह क्या है? दो तरीके से, राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है नागरिकों को, राज्य के विरुद्ध, ये ध्यान रखेंगे, राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। और अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के भी विरुद्ध प्राप्त है, व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये राज्य के विरुद्ध भी नागरिकों को प्राप्त है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध कैसे प्राप्त है? तो इसकी आप संकल्पना करें कि अगर कोई संस्था, कोई निकाय किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करती है तो उसके ऊपर भी यही कानून दंड आरोपित करेगा, जेल भेज सकता है, जुर्माना लगा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति भी किसी के साथ छुआछूत का प्रावधान करता है तो इसके खिलाफ। तीसरी चीज एक और ध्यान रखेंगे, केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, प्राइवेट संस्थाओं या निजी संस्थाओं के द्वारा भी अगर कोई इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो वो क्या है? पूर्णतः निषिद्ध माना गया है और उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आगे हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 18 पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 18 के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 18 पर अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 18 के संबंध में क्या प्रावधान है? यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो बिंदुवार चीजें, अगर कहीं कोई अस्पष्टता हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं कि कहां क्या दिक्कत है। अगर किसी को किसी तरीके की बात समझने में दिक्कत आ रही, एक दिवसीय एग्जामों के लिए या सिविल सेवा के लिए या राज्य स्तरीय अन्य परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन आपको इतने से ही मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर नहीं। और अगर समझने में कहीं कोई समस्या है तो आप बराबर पूछ सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कमेंट करके प्रश्न लिख सकते हैं और उसका सलूशन आपको दोनों माध्यम से मिल जाएगा। या तो मैं अगली क्लासों में आपका सलूशन दे दूंगा और या तो फिर क्या कहते हैं उसी में कमेंट का आपको आंसर लिख दिया जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 की बात कर ले। 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और उपाधियों के अंत के विषय में अगर चर्चा करें तो यहां पर देखेंगे, यहां पर 18(1) में क्या कहता है कि राज्य, सेना और शिक्षा, दो बातें, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके, संबंधी उपाधियों को छोड़ करके और किसी तरीके की उपाधि किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे देखे होंगे आप लोग लिखे रहते हैं मेजर, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, और शिक्षा में भी लिखे रहते हैं डॉक्टर, मास्टर, डीलिट, पीएचडी, है ना। किसी तरीके से बहुत सारी उनकी उपाधियां होती हैं। तो लोगों शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को लिख सकते हैं और राज्य देगा उनको उपाधियां, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी तरीके की उपाधि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहले होता था राय की, सर की, नाइटहुड की और नवाब की ये उपाधियां मिलती थी और इससे समाज में असमानता क्रिएट होती थी। अब आप अगर बात करें 18(2) की, तो 18(2) में क्या प्रावधान किया गया है? तो कहा जाता है कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक क्या करेगा? किसी दूसरे राज्य से, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी विदेशी राज्य से कोई भी भारतीय नागरिक किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह आपको प्रावधान दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 18(2) में। 18(3) में क्या प्रावधान किया गया है?
कहता है कि आप अगर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे देश में क्या करते हैं, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों में कोई लाभ का पद या कोई अन्य प्रकार का पद, लाभ का पद या किसी अन्य प्रकार का पद किसी विदेशी राज्य से ग्रहण नहीं करेगा। और विदेशी राज्य से ग्रहण करना है तो क्या करना है कि उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के ही वो ग्रहण कर सकता है, अन्यथा किसी तरीके से वो ग्रहण नहीं करेगा। और अगर आप देखेंगे 18(4) को, 18(4) में प्रावधान किया गया है। 18(4) में क्या कहा गया है कि आप किसी प्रकार की उपाधि, भेंट, लाभ का पद या पद, ये चीजें बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के आप कहीं पर भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, कहीं पर भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो आपका एक पहला अधिकार, समानता का अधिकार, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रावधानित किया गया है।